Okay, students. So today we are going to discuss a very important topic, which is what? Electrostatic pressure. चलो, अभी आप सोचोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ी, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या चीज़ है? चलो अब इसको भी समझते हैं। इसी चैप्टर में, इसी श्रृंखला में हम देखते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है? ये एक कंडक्टर है और इसको हमने कुछ चार्ज दिया, कैपिटल Q सपोज दे दिया। तो क्या होता है जनरली? सभी बच्चे जानते हैं कि ये पूरा का पूरा चार्ज रिपेल करते हुए एक दूसरे को पूरे के पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट? अब ये जो चार्ज मैंने दिया ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया? सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुआ? क्योंकि ये दूसरे को रिपेल कर रहे थे, राइट? अभी भी ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी कोई रिपल्शन रुक नहीं गया, अभी भी रिपल्शन हो रहा है। हर एक पॉइंट चार्ज एक रिपल्शन फील कर रहा है। दैट मींस हर एक पॉइंट चार्ज पे अभी भी कॉन्स्टेंटली कुछ फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। उस फोर्स की वजह से इस सरफेस पर एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है? तो आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ द फोर्सेस experienced by the charges on the surface of the conductor, they experience a pressure on the surface which is known as electrostatic pressure, right? अभी बात समझ आ गई। अब सवाल उठता है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ठीक है आपने बता तो दिया, बट ये होता कितना है? अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं थोड़ा सा ये देखते हैं। तो उसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे। पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं, दूसरी बात इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे अगर कोई क्वेश्चन आता है JEE में तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं या अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्यों प्रेशर आ रहा है? ये रीजन तो आई गेस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि ये रिपल्शन की वजह से यहाँ पर फोर्स आ रहा है, जिसकी वजह से हर एक चार्ज पार्टिकल एक फोर्स फील करने की वजह से सरफेस पे प्रेशर डेवलप कर रहा है, ठीक है? चलो अब प्रेशर कैसे पता करें? अच्छा, प्रेशर पता करने से पहले कुछ बुनियादी बातें या कुछ फंडामेंटल बातें आपको बता देता हूँ। जैसे कि सभी जानते हैं सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब समझते हैं आप लोग? सिग्मा होता है आपका dQ/dA, ठीक है? एक ये चीज पता है। एक और बात, नियर एनी सरफेस, नियर एनी चार्ज्ड सरफेस, सॉरी वेरी नियर टू एनी चार्ज्ड सरफेस, हम सभी को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, याद रखना किसी भी चार्ज कंडक्टर के बिल्कुल पास में अगर जाओगे तो फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो एक पॉइंट ये समझ ले पहले, दूसरा पॉइंट ये समझ ले। इसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के डेरिवेशन की तरफ ले जाऊंगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको हो गए होंगे बिल्कुल अभी क्लियर। चलो अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। ओके बच्चों? ओके, अब यहाँ ध्यान देते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पर एक स्फीयर ले रखा है, जिसकी स्फीयर के ऊपर मैंने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और उस यूनिफॉर्म चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसकी डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है? अब बात यहाँ पर ये आती है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट कैसे करें। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले रखा है जिसका सरफेस एरिया dA है और जिसपे चार्ज dQ है, ठीक है? आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, इसमें पहला पॉइंट आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि जो dQ है ना वो किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा इंटू dA के बराबर, ठीक है? एक पॉइंट तो आप ये पहले ही लिख लो कुछ भी कैलकुलेट करने से पहले। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। मुझे कैलकुलेट करना है कि ये जो छोटा सा चार्ज है ना या छोटा सा एलिमेंट है, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर मुझे ये पता चल गया कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फिर ये कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है यहाँ पर, ये पता करना बहुत आसान बात हो जाएगी। क्यों? जो भी ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा उसको मैं एरिया से डिवाइड करके सीधे वहां पे प्रेशर बता दूंगा, ठीक है? तो प्रेशर निकालना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर डिफिकल्ट क्या है? यहाँ पर फोर्स निकालना, ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। अब ये फोर्स निकालेंगे कैसे? सिंपल सी बात होती है बच्चों, फोर्स का एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो फोर्स होता है चार्ज इनटू फील्ड इन विच दैट चार्ज इज केप्ट, ठीक है? मतलब आप एक काम करो, फोर्स निकालना है तो Q इंटू E कर दो। अगर आप चार्ज तो पता है Q होगा, ठीक है? Q होगा, dQ होगा, जो भी चार्ज की जो भी वैल्यू होगी, और वहां से उस पॉइंट से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही होगी, तो आपको चार्ज को उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करके आप उस पर फोर्स निकाल सकते हो। मतलब अब हमारा जो चैलेंज है या जो हमारी सर्च है वो यहाँ पर आके रुक गई है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मतलब अगर मैंने ये पता कर लिया कि इस बचे हुए हिस्से की वजह से या इन बचे हुए चार्जेस की वजह से यहाँ पर फील्ड कितनी है, तो बस मैं उसको dQ से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लूंगा और फिर dA से डिवाइड करके प्रेशर निकाल लूंगा।
आई गेस आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। चलो मैं इसको लिख के बोर्ड पे समझाता हूँ, आप प्लीज फॉलो करिएगा मुझे ध्यान से। चलो यहाँ पर फील्ड कैसे कैलकुलेट करी जाए, इसके लिए बहुत ही क्यूट सा ट्रिक लगाएंगे हम। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि फील्ड किसी भी कंडक्टर के करीब या सरफेस पे देखा जाए तो हमेशा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फील्ड बाहर की तरफ आएगी, ये भी हम जानते हैं, क्यों? क्योंकि ये सरफेस इक्विपोटेंशियल हो चुका है और इक्विपोटेंशियल सरफेस में फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ये फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स या रेडियली आउटवर्ड जा रही होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? हर बच्चा चीख चीख के बोलेगा सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। ये बात क्लियर हो गई भाई, ये एस्टैब्लिश है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आई है? तो आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है 2 कंपोनेंट्स की वजह से, एक स्मॉल एलिमेंट और एक रिमेनिंग एलिमेंट। अब मैंने यहाँ 2 चीजें ली है बच्चों, ध्यान से। मतलब ये फील्ड जो आई है यहाँ पर, वो आई है इस एलिमेंट की वजह से, और ये जो बचा हुआ हिस्सा दिख रहा है आपको, इसकी वजह से। 2 चीजें देखो, या तो मैं पूरे स्फीयर की वजह से बोल दूं, मैं चाहूं तो उसको ब्रेक भी कर सकता हूं कि भाई एक छोटा सा एलिमेंट है ये स्फीयर का, उसकी वजह से फील्ड, प्लस जो बचा हुआ हिस्सा स्फीयर का उसकी वजह से फील्ड, दोनों को ऐड करके मुझे यहाँ पर नेट फील्ड मिल जाएगी, जो कि कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो ये भी लिख देते हैं बच्चों, इसमें क्या संकोच, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? ES plus ER. Now this is third point. Now we have so many points with us right now. Sigma by epsilon naught is the sum of electric field due to the small element plus electric field due to the remaining element, right? Now let's proceed ahead. अब वहीं मैं अगर अंदर की बात करूं तो हर बच्चा जानता है कंडक्टर के अंदर फील्ड हो जाती है 0। अगर कंडक्टर के अंदर आपने कोई चार्ज नहीं रखा है तो वहां पर फील्ड तुरंत 0 हो जाती है। यहाँ अंदर कोई चार्ज आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो कंडक्टर के अंदर यहाँ पर फील्ड कितनी होगी? 0। अच्छा, मैं अगर अंदर की बात करूं, इस वाले पॉइंट की बात करूं मैं, तो मैं इस पॉइंट P को थोड़ा ना यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, अलग से ड्रॉ करूंगा ताकि क्लैरिटी रहे। P पे अगर मैं देखूं तो फील्ड तो 0 है, ठीक है। चलो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ Q, या क्यों नहीं देते हैं? क्यों तो चार्ज है। इस चलो रहने देते हैं, अभी बाहर की बात करते हैं ना, तो इसको ऐसे बोल देते हैं, हाँ ठीक है, इसको O बोल देते हैं और इसको ना बच्चों पर I बोल देते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। तो ये आउटसाइड पॉइंट है, ये इंटरनल पॉइंट है, तो E आउटसाइड कितनी हो जाएगी दिस। अब मैं अगर अंदर की बात करूं, पॉइंट I की बात करूं, तो बच्चा जानता है कि सर फील्ड अंदर जो है ना ये तो 0 आएगी, बट यहाँ पर फिर भी मैं बोलूँ तो यार देखो, रिमेनिंग की वजह से फील्ड बाहर की तरफ होगी, है ना। रिमेनिंग की वजह से फील्ड जो है वो कहाँ होगी? बाहर होगी। और इस एलिमेंट की वजह से कहाँ होगी? अंदर की तरफ होगी। अब क्योंकि नेट फील्ड 0 है तो EI किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा ER माइनस O माइनस ES जो कि 0 है। तो आप यहाँ से बोलोगे कि रिमेनिंग की वजह से और स्मॉल की वजह से जो फील्ड है वो सेम आ रही है बच्चों, ठीक है। अब अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं, अब देखो ध्यान से सुनना, मैं सरफेस से बहुत दूर नहीं गया, मैं सरफेस से हल्का सा अंदर गया और सरफेस से हल्का सा बाहर गया। तो यार सरफेस से हल्का सा बाहर जाने पर स्मॉल एलिमेंट की फील्ड और सरफेस से हल्का सा अंदर आने पर स्मॉल एलिमेंट की फील्ड बदल तो नहीं जाएगी। मतलब जो स्मॉल एलिमेंट की फील्ड यहाँ है वही यहाँ पर भी है, जो रिमेनिंग एलिमेंट की फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ है वही रिमेनिंग एलिमेंट की फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ भी है। बस ये कि यहाँ पर वो दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो कैंसिल कर गए। तो अब मैं ना 4th पॉइंट को पुट कर दूंगा 3rd पॉइंट में और यहाँ से बना लूंगा 5th पॉइंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ से बच्चों लिख सकता हूँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ गया? अब मैं ES की जगह ER लिख सकता हूँ, जो कि ये दोनों तो बराबर है, तो ये हो जाएगा 2ER, ठीक है। और ये सब करने के बाद मुझे फाइनली एक काम का पॉइंट मिल जाएगा, जो कि होगा 6th पॉइंट, जो ये बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग कितनी आ रही है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। बस आधा काम तो मेरा, आधा क्या बल्कि पूरा ही काम हो गया यहाँ पर बच्चों। अब मुझे ये पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिमेनिंग स्फीयर की वजह से यहाँ पर कितनी है। क्यों, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि अगर मुझे ये पता चल गया यहाँ फील्ड कितनी है तो भाई चार्ज से मल्टीप्लाई करके उस पर फोर्स आ जाएगा। और हम क्या पता करना चाहते हैं? हम पता करना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट। हम पता करना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, बस एरिया से डिवाइड करो,
प्रेशर आ जाएगा, राइट। चलो 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 अब आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ से 7th पॉइंट की तरफ बच्चों जाते हैं। ओके, तो अब हमें निकालना है फोर्स। अब इस पर फोर्स देखो बच्चों कितना आएगा, फोर्स छोटा सा आएगा, मान लिया मैंने फोर्स डीएफ आएगा। फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स भी बाहर की तरफ आएगा, तो डीएफ आ जाएगा ER इंटू डी क्यू। अब डीएफ कितना होगा, आप जल्दी से बोलो, ER कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू कितना है सिग्मा इंटू डी ए, दिख रहा है आपको। तो आप यहाँ से तुरंत बोल दोगे डीएफ कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए, और यहाँ से आपको फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि होगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, आई गेस ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब किसी भी कंडक्टर। अब ये आप ये मत सोचना सर आपने स्फेरिकल शेप लिया है तो क्या ये सिर्फ स्फेरिकल कंडक्टर के लिए वैलिड है, नहीं। मैंने यहाँ पर बल्कि इस बात की कहीं उपयोगिता आई भी नहीं है कि ये स्फेरिकल है। देखो मैंने ऐसा कहीं कुछ यूज करा कि भाई इसका रेडियस की जरूरत पड़ रही हो, राइट, या इसकी रेडियस की या इसकी शेप की जरूरत पड़ रही है, ऐसा कुछ भी कहीं यूज नहीं हुआ है बच्चों। तो ये आप मान के चलो कि किसी भी प्रकार के कंडक्टर के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला। आप किसी भी कंडक्टर को उठाओ, किसी भी शेप के कंडक्टर को, उस पर दे दो चार्ज, और उसके अगर सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आपको जानना है तो आप बिंदास ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? आई गेस क्लियर हो चुकी है अब तक, है ना। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और अब ये जानते हैं कि आप बोलोगे सर चलो आपने कॉन्सेप्ट तो बता दिया, बट अब ये भी तो बता दो कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे और क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो फट से उसको सीखते हैं बच्चों और आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, तो अब यहाँ ध्यान देते हैं बच्चों, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक स्फीयर दिया हुआ है और स्फेरिकल शेल समझ लो, स्फेरिकल शेल है ये, और ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और कितनी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ छोड़ दिया। अब वो ये बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स बाय वन हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऑन द अदर। दैट मींस इसमें जो ये आधा हेमिस्फेरिकल पोर्शन है ये वो दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है। अब ये बात लॉजिकली बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चार्जेस अगर एक दूसरे को या हर दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहे हैं, ये चार्जेस आपस में रिपल्शन अगर शो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फॉर एक हाफ ऑफ द स्फीयर, दैट इज एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऑफ द स्फीयर, दूसरे हेमिस्फेरिकल पोर्शन को भी तो रिपेल कर ही रहा होगा कुछ इस तरीके से। मतलब दूसरा हिस्सा मैं अगर ड्रॉ करूं तो लगभग थोड़ा दूर करके ड्रॉ कर रहा हूं। आप ऐसे समझ लो कि ये हिस्सा इसको रिपेल कर रहा होगा, ये हिस्सा इसको रिपेल कर रहा होगा, राइट। तो ये रिपल्शन फोर्स कितना है इन दोनों स्फीयर्स के बीच में, ये ऐसे ब्रेक होना चाहते हैं ना, तो ये जो फोर्स आ रहा है इनके बीच में, इनके जो ये ब्रेकिंग की वजह से जो फोर्स आ रहा है, ये कितना आ रहा है, अब ये कैलकुलेट करना। तो आप बोलो देखो यहाँ पर मैं कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करूँगा। ये बहुत 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 मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखो हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं, आप अपना ये ड्रॉ कर लो वापस से हेमिस्फेरिकल पोर्शन। अब इसमें क्या करो, एक छोटा सा एरिया ऐसे ले लो, राइट। अब इसमें आप सभी को पता है फोर्स तो रेडियली बाहर आएगा, तो मान लिया कि हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अब इस एलिमेंट पे फोर्स कितना लग रहा है, डीएफ, राइट। सभी की वजह से रेडियली बाहर एक फोर्स लग रहा है, डीएफ लग रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आपसे कोई पूछेगा भाई डीएफ अगर यहाँ लग रहा है, तो आप बोलोगे सर एक ऐसा एलिमेंट यहाँ भी होगा, उस पर भी ऐसे डीएफ लग रहा होगा थीटा एंगल पर, तो होगा क्या, इन फोर्सेस के आपको दिख रहा है ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और केवल कौन से कंपोनेंट्स बचेंगे, सिर्फ ये इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स। क्या ये बात समझ आ रही है? तो जब आप इंटीग्रेट, जब आप कैलकुलेट करोगे, आप बोलोगे सर डीएफ फोर्स इस पर आ रहा है, ठीक है, डीएफ फोर्स आ रहा है, बट मुझे चाहिए क्या है, मुझे डीएफ का ये कंपोनेंट पता है। जब मैं सारे पूरे के पूरे हेमिस्फीयर फोर्स कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मुझे पता है कि डीएफ का जो ये वाला कंपोनेंट है ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, बिल्कुल सिमेट्रिकली यहाँ पर भी कैसा पॉइंट होगा, राइट, वो कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐड क्या हो रहे हैं, इनके डीएफ के कॉस कंपोनेंट्स। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो मैं ना जब नेट फोर्स निकालने जाऊंगा इस हेमिस्फीयर पे,
तो मैं नेट फोर्स ना df के इंटीग्रेशन को नहीं बोलूंगा बच्चों, ना 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 ना, आई विल से df cos थीटा। मैं df cos थीटा का इंटीग्रेशन करूंगा तब मुझे नेट फोर्स मिलेगा, जो कि किस डायरेक्शन में होगा, अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। चलो अब df cos थीटा का इंटीग्रेशन चाहिए, बस वहीं से आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। df क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, ये कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू dA इनटू cos थीटा। अब आप सीधे सीधे यहां पर लिख दोगे सर एफ नेट के प्रेशर कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी अभी सीखा है, इनटू dA इनटू cos थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखो, उसको जब इंटीग्रेट करने जाओगे आप, तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, वो तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब रहा dA cos थीटा का इंटीग्रेशन। अब एक बार देख लो बच्चों, dA cos थीटा क्या होता है। अगर ये एलिमेंट dA है, अगर ये एलिमेंट dA है, तो जो dA cos थीटा है ना बच्चों, वो इस एलिमेंट का यहां वाला प्रोजेक्शन है, मतलब वो इस एरिया पे आ रहा है। इसको मैं बोल देता हूं चलो dA डैश, ठीक है। उसको मैंने क्या नाम दे दिया, अच्छे से लिख देता हूं, और आप ध्यान से देख लो, इस एरिया को मैंने बोला है, ये वाला जो एरिया है ये है dA डैश, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब मैं F नेट करने जाऊंगा तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो वैसे ही बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन dA की जगह मैं किसका कर रहा हूं, dA डैश का, ठीक है। अब अगर ये dA डैश का इंटीग्रेशन हो रहा है तो आप मुझे बताओ, इस अगर ये dA डैश है तो उसका पूरा इंटीग्रेशन इस पूरे सरफेस पे कितना आ जाएगा, पाई इनटू r स्क्वायर, राइट। आपका आंसर बड़ा ही सिंपल आ जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई r स्क्वायर, सिंपल, यू अंडरस्टैंड। तो अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन है तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रेशर पता है आपको सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बस ये प्रोजेक्टेड एरिया से उसको मल्टीप्लाई कर देना है और आपको फोर्स मिल जाएगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना ही था, थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।